वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। 2018 की बात है, मैंने बेंगलोर यूनिवर्सिटी में एक रिफ्रेशर कोर्स अटेंड किया था जो था वीमेन एम्पावरमेंट पे। तो उस रिफ्रेशर कोर्स में जो वहाँ के वाइस चांसलर थे, आप समझ सकते हैं कि बेंगलोर एक बहुत मेगा सिटी है इंडिया की, तो वो बीसी कह रहे थे कि जब तक पीजी होती है, पीएचडी होती है, तब तक लड़कियाँ इतना अच्छा करती हैं, एक्सेल करती हैं, हर जगह लड़कियाँ दिखती हैं, पर उसके कुछ समय बाद वो कहीं गुम हो जाती हैं, कहीं उनका वो अस्तित्व दिखता नहीं है। तो हम देखें कि यही चीज़ सारे इंडिया में होती है। जैसे मैं बल्लभ कॉलेज में टीच करती हूँ, तो वहाँ भी अक्सर ये होता है कि मुझे लड़के लगता है कि वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, 10 होंगे 15 होंगे, बाकी सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ दिखती हैं। पर अब हम जब उसके बाद हम देखते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज़ हैं, वहाँ पे हम देखते हैं तो हमें कोई लेडी वहाँ पे दिखती नहीं है, कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस को लेकर। जैसे मैं डीएसटी के साथ प्रोजेक्ट कर रही हूँ, तो मैंने 3-4 रिव्यू मीटिंग वहाँ पे अटेंड की। जब भी मैं जाती हूँ तो मैंने देखा सिलेक्शन कमेटी में सारे जेंट्स होते हैं, एक भी लेडी मैंने आज तक नहीं देखी। उसके बाद एक अवार्ड के लिए मैंने वहाँ पे नॉमिनेट किया था, तो स्टेज पे जो अवार्ड देने वाले जो भी डिस्टिंग्विश्ड पर्सन थे, 17 लोग जेंट्स वहाँ पे थे, सिवाय एक लेडी वहाँ पे थी, और वो थी दिया मिर्जा जी, जिनको की गुडविल एम्बेसडर बनाया हुआ था यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का, इसलिए वो वहाँ पे थे। तो हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की जो भागीदारी है वो बहुत ही कम है आबादी के हिसाब से। तो समय की रिक्वायरमेंट है कि महिलाओं की भागीदारी डिसीजन मेकिंग में बढ़नी चाहिए, और इसके लिए मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है जो हमारी भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित कर सकता है वो है एजुकेशन सिस्टम, या हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम फाइल करके पोजीशन अर्न करें। क्योंकि जब तक हम डिसीजन मेकिंग में नहीं आएंगे तो हम जो है महिलाओं की रियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं समझ पाएंगे। अगर एक महिला डिसीजन मेकिंग में होगी तो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकती है कि जब भी पॉलिसी बनेगी तो महिलाओं की जो इंटरेस्ट है कैसे उनको मेन स्ट्रीम में रखा जाए। तो मैं आज का जो भी मेरा वक्तव्य है वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे ही आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि अगर हम बात करें नारी सशक्तिकरण, गूगल में जाएँ तो हमें बहुत सारा लिटरेचर, व्हाट शुड बी स्ट्रैटेजी, हर चीज़ हमें मिल जाएगी। तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट की अपने रिसर्च के दौरान, और जैसे मैं लेडी से इंटरेक्ट करी हूँ, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। ऐसा भी नहीं है कि मतलब लेडीज़ नहीं है, बहुत उदाहरण है कि लेडीज़ अच्छा भी कर रही है। जैसे आपने दीपिका जी का नाम सुना होगा, सुना कुछ दिनों पहले वो यहाँ की एस्टिमेशन बनने की, और वो जितनी बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, उस टाइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, तो वो एक बार वहाँ पे आई थी। मैं जब उनसे पहली बार मिली तो मुझे लगा इतनी ग्राउंड टू अर्थ एंड सो मल्टी टैलेंटेड। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी मोस्ट गर्ल्स के साथ, तो मैं पूरा देख रही थी कि वो हर चीज़ में एक्सेल कर रही थी। उन्होंने बोला कि उनको नाट्य करने का शौक़ है, बाद में उन्होंने रैम्प वॉक किया, उन्होंने गाना गाया इतना अच्छा कि कोई सिंगर ना गा सके। तो मैं सोच रही थी कि इतनी टैलेंटेड, मतलब हर चीज़ में वो एक्सेल कर रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनसे मिली थी, जब मुझे कुछ लेडीज़ के लिए प्रोसेसिंग यूनिट देनी थी काम में। मैं वाइल्ड फूड प्लांट्स पे काम कर रही हूँ 2018 से, और मुझे लगता है कि हिमाचल में इतने वाइल्ड फूड प्लांट्स हैं, उनकी प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं होती है, इसलिए वो रिसोर्स लेवल पे ही वेस्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे लोगों के पास प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, ड्राई करने की मशीनें, पाउडर करने की मशीनें, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, और वो रियल तक कस्टमर तक नहीं पहुँच पाती हैं प्रॉपर क्वालिटी के साथ। तो इसलिए उनको प्रॉपर वो उनको रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होता है उन चीज़ों से। तो मैं उस सिलसिले में मैडम से मिलने गई दोबारा कि कुछ एक ग्रुप्स मैंने दिए कि उनको प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए फंड दिया जाए, और जब मैं उनसे मिलने गई तो वो इतनी ओपन हार्टेड थी। उन्होंने बोला कि ये बहुत ही बढ़िया काम है और हमें करना चाहिए, और उन्होंने उसी टाइम वहाँ पे सेंक्शन किए, और मुझे बोला कि अगर आप फर्दर भी आपको ज़रूरत होगी तो यू कैन कम टू मी एनी टाइम। तो मुझे लगा कि कोई और अगर उनकी जगह पे होता तो मेरे को इतना वार्म रिस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर जब मैंने उनका पॉजिटिव गेस्चर देखा तो मैंने उनको बोला कि मैम क्या मैं दूसरे जो एरियाज़ हैं, जैसे गोबर पे भी मैं काम करती हूँ, गोबर सुंदरनगर में, तो क्या मैं उनकी एप्लीकेशंस भी आपके पास ला सकती हूँ? फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं रिस्ट्रिक्टेड हूँ, मैं मंडी के ही एरियाज़ देख सकती हूँ। तो फिर उनका इतना कंसर्न था कि यही तो होता है कि लोग काम नहीं करना चाहते, बहुत कम लोग होते हैं जो काम करते हैं, और उनके रास्ते में बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो मीन्स इतनी
अच्छी पर्सनैलिटी मुझे उनकी लगी कि शी इज़ सो मच डेडिकेटेड टू वर्क फॉर द सोसाइटी, फॉर द कम्युनिटी। उसके बाद जब मुझे पता चला कि वो फुल फ्लैश DC बन गई, तो उन्होंने अपने लिए पंगी एरिया लिया था, और ये भी इतना अप्रिशिएट किया गया था कि फर्स्ट टाइम कोई लेडी जो थी उन्होंने कौन सा पंगी एरिया लिया। तो मतलब हम कई बार सोचते हैं कि जो महिलाएँ हैं वो कमज़ोर हैं, वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, उनको बेचारे माना जाता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वी हैव सो इमेंस पावर्स। सहनशीलता है, मातृत्व की भावना हम में है, मतलब इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं कि हम किसी पे भी एक्सेल कर जाएं। बस ये कुछ बैरियर्स हैं जो हमें इन चीज़ों से रोकते हैं, चाहे वो सामाजिक हो या हमने अपना दृष्टिकोण थोड़ा नीचे नैरो करके रखा हो। तो इन चीज़ों से, बंदिशों से थोड़ा उठने की ज़रूरत है, और जो इन चीज़ों को पार कर जाता है तो वो इतना एक्सेल करता है कि मोस्ट ऑफ द मैन कांट डू। वैसे कई हैं कि जब हम करना चाहें तो हम चांद से पहुँच सकते हैं। अभी हमने देखा चंद्रयान, उसमें भी महिलाओं ने इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन दी। तो ये तो है कि व्हाट वी कैन डू, और हम क्या नहीं कर रहे और क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया कि हमारे पास यही चैलेंजेस हैं, कुछ सामाजिक जो हमारा सेटअप बना हुआ है कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, या कई बार लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, या कई बार उनकी शादी जल्दी की जाती है। एंड देयर विल बी अ रेस बिटवीन मैन एंड वीमेन। The road for the man is very smooth and the road for women is filled with so many obstacles. तो आप देखते हैं ज़िंदगी में भी ये होता है। अगर प्रोफेशनल उसकी अगर मैं बात करूँ सिनेरियो की, तो अगर जेंट्स में कुछ करना, उनका रोड बिल्कुल स्मूथ है, उनकी शादियाँ होती हैं, उनको किसी के साथ एडजस्ट ज़्यादा करना नहीं होता। लड़कियों की शादियाँ होती हैं, उनकी नई फैमिली के साथ एक नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना होता है। उसके बाद सो मेनी कैरियर्स, उनका माहौल कैसा है, उनका एजुकेशनल लेवल कैसा है, फिर उनकी डिलीवरी होगी तो उसमें भी उनको गैप लेना पड़ेगा 8-9 महीने, हर तरीके से प्रोफेशनली उनको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। फिर जेंट्स का रास्ता तो बिल्कुल स्मूथ है, जबकि लेडीज़ के रास्ते में इतने सारे ऑब्स्टिकल हैं, बट स्टिल इन सारे ऑब्स्टिकल्स को भी हम पार कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें इतना कैपेबल बनाया है। बस हमें एक राइट सोच की ज़रूरत है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को बाहर निकालें, और हम एजुकेशन पे बहुत फोकस करें। अक्सर क्या होता है, जैसे अभी आपकी इस इवेंट की बात चल रही थी, तो जो मेरे से बातचीत कर रहे थे तो बोल रहे थे कि बच्चों की क्लासेस हैं, तो बड़ी मुश्किल से उनको मनाया है कि वो हॉल में आए। नो डाउट कि वी आर फोकस्ड अबाउट आवर स्टडीज़, पर कहीं ना कहीं ना हम राइट एजुकेशन नहीं देते हैं। अगर हम देखें, क्योंकि मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया, 2010 से मैं टीच कर रही हूँ, मतलब बच्चों की 3 कंसर्न हैं, एक असेसमेंट, एक अटेंडेंस, तीसरा मार्क्स। ये तीनों चीज़ें पूरी होगी तो एजुकेशन तो कहीं है नहीं दूर दूर तक। और अगर मैं देखूँ, आज हम यूथ की बात करें, स्टडी करने के लिए हमने लिए कि जी 22 साल या 25 साल तक हम पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जॉब लग जाए। पर क्या है कि हम 22-25 साल तक पढ़ाई तो करते ही नहीं हैं, हम भाग रहे हैं मार्क्स के पीछे, असेसमेंट के पीछे। ये हमारे प्राइम फोकस हैं, और नॉलेज हमारे फोकस में कहीं नहीं है। इस चक्कर में हम क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं, चीज़ें लिखते हैं, हमें मार्क्स मिल गए तो बात ठीक होगी, 90 आ गई, 80, अब तो 90-99 का ट्रेंड है। और अगर आप पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे तो कुछ नहीं आता। इवन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं पूछती हूँ बच्चों से, फाइनल ईयर के बच्चों को, उनको वो चीज़ें नहीं आती जो 6th का बच्चा बता सकता है। तो दिस इज़ द लेवल ऑफ एजुकेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, देखते हैं हम लोग उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हम आप सब उसमें आते हैं, पेरेंट्स उसमें आते हैं, क्योंकि कई बार टीचर इंस्ट्रूमेंट करना भी चाहे ना, तो पेरेंट्स कई बार बोलते हैं नहीं वी ओनली मार्क्स, क्योंकि हमने क्राइटेरिया ही वही बना रखा है असेसमेंट का, मार्क्स इज द ओनली क्राइटेरिया। तो बच्चों ये जानना सबसे ज़रूरी है कि रियल एजुकेशन क्या है, कैसे हम रियल एजुकेशन लें, जो भी कंटेंट हमें मिला है उस पर सोचें, एनालिसिस करें। और आजकल का ट्रेंड तो ये है कि बच्चे पढ़ाई करके आएंगे, MSc PhD करके आएंगे, देन दे फाइंड द स्पेस, एक लाइब्रेरी ढूंढेंगे, वो प्राइवेट लाइब्रेरी हो, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, फिर 24 आवर वहाँ पढ़ेंगे। मतलब वो उनका पीरियड है जो सही एजुकेशन का है, तब वो रियल एजुकेशन करते हैं। अदरवाइज़ ये टाइम तो तुमने ऐसे ही रखा है, 22-23 साल, ये तो ऐसे ही है। कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस आ गए, कुछ लोग जो इस चीज़ को पहचानते हैं वो अपनी भी अच्छी पोजीशन अर्न कर लेते हैं वेरी सून इन करियर लाइफ। और फिर हम तैयारी क्या करते हैं, हिमाचल में एक चाल चलती है, एक ट्रेंड चलता है कि यहाँ जॉब मिले तो सारे उस साइड चलेंगे, BSc नर्सिंग चलेगा तो सारे नर्सिंग, इंजीनियर चलेगा तो सारे इंजीनियर। हम देखते हैं कि हमारा पैशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब एक हम उनकी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। सो टू गेट द राइट एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर क्या करता है, वो सारे के सारे बच्चे आजकल जैसे मैंने देखा, वो उनका एम है कि उन्होंने BSc BEd MSc BEd की है और वो टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
चाहते हैं, पर आप ये देखिए कि टीचिंग में वो कहाँ करियर बनाना चाहते हैं। सरकारी स्कूल डे बाई डे कम होते जा रहे हैं, कोई पढ़ा ही नहीं रहा है सरकारी स्कूलों में, तो वो कहाँ टीचर लगेंगे। और अगर वो लग भी जाएंगे तो हाउ कैन दे डिलीवर देयर पोटेंशियल। 7 बच्चों को आप पढ़ाओगे वो, तो उनको पढ़ा के आपको क्या पोटेंशियल मिलेगा। तो सारा फोकस वहीं पे है, जबकि बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। हमें इतना टैलेंट है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, स्पेशली हिमाचल तो इस चीज़ के लिए एक्सेप्शनल है। और मैं तो ये मानती हूँ कि यहाँ पे इतने बायो रिसोर्सेज, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि अगर हम उनका जस्टिफाइड यूज़ करें तो देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं, और आने वाले टाइम में हिमाचल नंबर 1 स्टेट हो सकता है इन केस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। नीलू जो अनामिका नाम था उस लड़की का, और उसने अपना कैफ़े शुरू किया हुआ था, और उस कैफ़े का नाम उसने रखा था द डाइटिशियन चॉइस, और उसने उसमें लोगो लगाया हुआ था हु सेज हेल्दी इज बोरिंग। तो मैं उनसे मिलने गई अपने वाइफ को प्रमोट करने के लिए, एंड मैं बहुत इंप्रेस हुई उस लेडी से मिलकर, लड़की से मिलकर। उसकी शादी भी हो गई, 2 दिन चूड़ा कर रखा था उसने, तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा कि उसने अपनी स्टडीज़ कम्प्लीट की होगी। तो कुछ लड़कियों ने, मेरी स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला था कि आपने इसको जाके भी थोड़ा बताना है ताकि वो उसकी वैल्यू ऐड करे, उसका रेस्टोरेंट और अच्छे से चले। जब मैं गई उनसे मिली, मैंने उनसे बातचीत की कि आपने क्या किया है, तो शी टेल्स मी दैट शी हैज़ डन हर एमएससी इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके बाद उसने डिप्लोमा किया डाइटिशियन का, और उसके बाद उसने सोचा कि उसको अपना कैफ़े खोलना है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी बहुत बढ़िया लगी। मुझे लगता है कि वी नीड सच काइंड ऑफ इमेजिनरी एंड विजनरी थॉट्स। उसने ये नहीं सोचा कि मैंने पढ़ाई कर ली, अब मैं एम्प्लॉयमेंट ढूंढूँ, फिर मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो फिर मैं कोसती रहूँ, गवर्नमेंट को कोसती रहूँ या एजुकेशन सिस्टम को कोसती रहूँगी। उसने एक नए आइडिया के साथ आई और उसने वो अपना कैफ़े खोला, और उस कैफ़े में सच में मैंने जो उसकी डिशेज जो मैंने उसकी खाई बहुत ही डिलीशियस थी, टेस्टी थी, और मेडिसिनल और न्यूट्रिटिव वैल्यू थी। तो मतलब उसने एक अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दिया, एक नई सोच लाई। तो जो बच्चे वहाँ लाइब्रेरी में बैठ बैठ के, आप जा सकते हैं, यहाँ 5-6 लाइब्रेरीज की मंडे की हो चुकी हैं, और हर जगह की लाइब्रेरी, जो वो बच्चे जब मोस्ट प्रोडक्टिव हैं, जब देश को वो सबसे ज़्यादा पार्टनर कर सकते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड हैं, उनकी हेल्थ बेटर है, सब कुछ उनके पास है, इस टाइम उनके पास फ्रेश आइडियाज़ हैं, तो वो पढ़ रहे हैं बेचारे। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने राइट एजुकेशन नहीं ली है जब उनको लेनी चाहिए थी। अब आप सोचिए, कुछ टाइम से तो कोई पोस्ट निकली नहीं है, आने वाले टाइम में भी कितनी निकलेगी? 100-50 क्वेश्चन पूछा कि इंडियन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग डे बाई डे, सो हाउ यू थिंक वी कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू ईच एंड एवरी वन। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला थे APJ अब्दुल कलाम जी ने कि वी शुड नॉट सिट बिहाइंड एम्प्लॉयमेंट, वी शुड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। कि हमें नौकरी के पीछे भागना नहीं, हमें क्या करना है? क्रिएट करनी है। तो शी दैट गर्ल हैज़ डन दिस इन वेरी ब्यूटीफुल मैनर। उसने अपना रेस्टोरेंट खोला हुआ है, तो वहाँ पे शेफ भी रखा होगा, एक सुपर भी रखा होगा, है ना। तो 2 लोगों को अपना तो करिए, 2 लोगों को और को एम्प्लॉयमेंट देगी है। अदरवाइज वो क्या होता है, वो भी वैसे किताबें लिख के पढ़ती रहती है। और अगर हमने मेहनत की है, तो कौन चाहता है कि हम गाँव में जाके खेती में चाहते हैं ना सारे कि एक अच्छी हमको मिले। तो अपने तरीके को आप चेंज कर सकते हो, अपने लिए राइट एजुकेशन ढूंढ सकते हो। आजकल गूगल है, इतने सारे आइडियाज़ हैं, आप गूगल से पूछो, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्या आपका सब्जेक्ट है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, आप क्या कुछ नया कर सकते हो। तो उस काइंड ऑफ एजुकेशन और डायरेक्शन की ज़रूरत है, तभी हम मानेंगे कि हमारा देश सही मायने में आगे जाएगा। अदरवाइज इट्स अ वेस्टफुल ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। और से इम्पोर्टेंट है सशक्तिकरण भी, कि हम क्या बनें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनें, और वो तब होगा जब हमारी थॉट्स प्रॉपर होगी, हम राइट डायरेक्शन में काम करेंगे। फिर दूसरी बात है कि हम एक बार हम इंडिपेंडेंट हो गए फाइनेंशियल, तब हम दूसरी महिलाओं के उत्थान के लिए या कोई और वल्नरेबल सेक्शन है उनके उत्थान के लिए सोचें। तो और मैं अपना इसलिए मैंने आपके साथ एक्सप्लेनेशन रखी है। ट्रस्ट फीस में मज़ा भी बहुत है। कोई भी चीज़ आपको इतना सुकून नहीं देती है जितना आप किसी और के को अपलिफ्टमेंट में जब काम करते हैं तब देते हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब देश के 125 करोड़ जो भारतवासी हैं एक कदम आगे चलेंगे तो ये देश बहुत आगे जाएगा। तो मुझे उनकी ये बात ना बहुत इंप्रेस करती थी, तो मुझे मैं उस चीज़ को खुद भी अप्लाई करती थी। तो मुझे ये लगता था कि मैं अकेले तो इतना कुछ नहीं कर सकती, पर मैं एक कदम ज़रूर चल सकती हूँ। और वो एक कदम क्या है कि जो आपके असाइनमेंट्स है, जैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ तो मेरा काम है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, तो मैं एक कदम और चलूँ, उनको थोड़ा और अच्छे से पढ़ाऊँ। और अगर मैं एजुकेशन नहीं दे सकती हूँ सोसाइटी के दूसरे लोगों को भी मैं एजुकेशन दूँ, तो मैंने ये एक कदम अपने लिए चूज़ किया। तो वैसे मैं ये आप सब लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि हम
एक और कदम, एक्स्ट्रा कदम हम डिसाइड करें कि क्या हो सकता है जो कि दुनिया चेंज कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। और देखो उनकी मतलब एक लीडरशिप कितनी इफेक्टिव होती है, उनकी लीडरशिप उनकी बातों में कितना जुनून है कि हाँ देश सच में आगे जा रहा है। तो ये उस टाइम की बात थी जब वो शुरू में आए थे और बोलते थे, और आज उन एक एक कदमों का ही होगा, वो अकेले तो सच में एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। पर उन्होंने जो जी भरी एक आम इंसान में, और सारे कुछ तो कुछ अलग करते ही नहीं, इसलिए हमारा देश आगे जा रहा है। और मुझे लगता है कुछ आप अभी इस फेज में हो कि आप अपने लिए एक बेटर पोजीशन अर्न कर सकते हो, और कोई भी बैरियर आपके सामने नहीं है। आपको अपने थॉट्स को ओपन रखना है, जो हमारे रूढ़ी बातें जो विचार आ रहे हैं उनको साइड में रखना है। पहले आपको खुद पे यकीन करना है। अगर आप खुद पे यकीन नहीं कर सकते तो और आप पे कैसे यकीन करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, सो मैनी पीपल आर देयर टू अपलिफ्ट यू। इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी हैं, जैसे मैं उन लेडी से बोलती हूँ जो एग्जीबिशन लगाते हैं, DRDO है ये, और एग्रीकल्चर वाले हैं, हॉर्टिकल्चर वाले हैं। बस उनको वो चाहिए, आपने वो पैशन चाहिए, वो कशिश चाहिए। और अगर आप PhD एंड ऑल दैट करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो स्पेशली वीमेंस के लिए हैं, अनएम्प्लॉयड वीमेंस के लिए। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, आप फॉरेन जाना चाहते हैं, उसके लिए इतनी सारी स्कीम्स हैं। और अगर आप सपोज आपकी शादी हो गई है, आपने ब्रेक लिया है, उसके बीच में भी अगर जिन्होंने गैप लिया उसके लिए भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप थोड़ा एक ओपन कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाइए, एक सही डायरेक्शन के साथ काम कीजिए, बी इंडिपेंडेंट एंड देन कंट्रीब्यूट टू योर सोसाइटी। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आयोग का मुझे यहाँ बुलाने के लिए और मौका देने के लिए कि मैं आप लोगों के साथ कर सकूँ। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। 19 की बात है, मैंने एक